Welcome class. In previous lecture we have discussed test number 2. Today in this session we are going to discuss test number 3. Class, our first question is non-cooperation movement. What would be the right approach to write short notes in BPSC mains exam? At first you have to write intro, then body part, then conclusion. क्लास हमने बहुत सारी कॉपियां चेक की, उस कॉपियों में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने शॉर्ट नोट्स में कंक्लूजन को मेंशन नहीं किया था. दैट्स द रॉन्ग अप्रोच. ये गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट देखकर कंक्लूजन मेंशन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आंसर के एक पार्ट को स्किप कर रहे हैं. बट आई सजेस्ट यू डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द आंसर. ठीक है, तो कंक्लूजन आप जरूर लिखिए, एक लाइन में, 2 लाइन में या 3 लाइन में, जितने भी लाइन में हो सके, कम से कम में आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स में कंक्लूजन को मस्ट भी इंट्रोड्यूस कीजिए, मस्ट भी ऐड कीजिए. ठीक है क्लास. एक एक करके हम बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच टू राइट शॉर्ट नोट्स इन बीपीएससी मेंस एग्जाम. सबसे पहले आप इंट्रो लिखिए. इंट्रो, यू कैन स्ट्रक्चर इंट्रो लाइक दिस. यू कैन स्टार्ट विथ एनी कोटेशन, एनी स्टेटमेंट गिवन बाय फिलोसफर्स और एनी हिस्टोरियंस. देन आफ्टर यू कैन राइट इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक. आप पीछे देख सकते हैं एक कोटेशन यहाँ महात्मा गांधी का लिखा हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे. साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कोटेशन ना हो तो. इसके इंपॉर्टेंस पे अगर बात करें आप, इट वाज द सिग्निफिकेंट फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो ये इसका इंपॉर्टेंस है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि ये सिग्निफिकेंट फेज है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का. तो ये इंट्रोडक्शन में ही मेंशन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं. देन यू कैन राइट इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट. In body part you can draw a flow chart like this. Then after you can write events of non-cooperation movement and add the context of the non-cooperation movement. एक एक करके इस तरह से आप बॉडी पार्ट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. की हाइलाइट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर क्लास बात करें तो की हाइलाइट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, लॉन्च विद गांधी जी इन 1920. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने लॉन्च किया था. बाइकॉटेड बाय ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स. जो ब्रिटिश गुड्स थे, जो ब्रिटिश क्लोथ्स थे, एक एक करके उसे जलाया जाने लगा. हर जगह बाइकआउट किया जाने लगा ब्रिटिश गुड्स का. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो ओरिजिनल थीम था वो ये थीम था कि आई विल नॉन कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट. हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, हम असहयोग करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. ये मेन थीम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. नाउ नेक्स्ट इज कॉल फॉर स्वराज. स्वराज के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया था. मास पार्टिसिपेशन, ये फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट था जिसमें पूरे कंट्री के लोगों ने एक साथ एक मास पार्टिसिपेशन दिखाया था. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बीपीएससी मेंस एग्जाम एज वेल एज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. नेक्स्ट इज मर्ज विथ खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, शौकत अली और उनके जो ब्रदर्स थे उन दोनों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि खलीफा को टर्की में जो है ब्रिटिशर्स ने उखाड़ दिया था. उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन इंडिया में स्टार्ट हुआ था. गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन दोनों को मर्ज कर दिया था. विथड्रॉल विथ चौरा चौरी इंसिडेंट. और चौरा चौरी इंसिडेंट्स जो कि गोरखपुर यूपी में हुआ था 1922 5 जनवरी को, चौरा चौरी इंसिडेंट्स के साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा, बिकॉज इट वॉज द वायलेंट मूवमेंट इन विच 22 पुलिसमैन वेर बर्न्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ द चौरा चौरी गोरखपुर. ओके क्लास. तो एक एक करके हमने आपको बताया कि की इवेंट्स क्या क्या थे. ठीक है, की इवेंट्स के बाद इसके मेजर इवेंट्स को आप एक एक करके मेंशन करिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के. ठीक है, कि टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबों ने स्कूल्स कॉलेजेस को छोड़ दिया था. जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, और एक एक करके वो सारे लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होते जा रहे थे. ठीक है, इवेंट्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक एक करके कुछ लीडर्स का भी नाम अपने आप जरूर ऐड करिए, लाइक लॉयर्स लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित नेहरू. इन लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दिया था. ठीक है, पूरे नेशन में एक स्ट्राइक यानी कि हड़ताल हुआ था. साथ ही साथ एक अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान. ठीक है क्लास. इसके बाद इसी के बॉडी पार्ट में आप एक थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार को भी जरूर ऐड करिएगा. ठीक है, कोई भी आंसर हो अगर उसमें आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार ऐड नहीं करते हैं तो फिर ये पीसीएस का आंसर आपका नहीं हुआ. अगर पीसीएस का ओरिजिनल आंसर आपको बनाना है तो
कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार आप जरूर ऐड करिए, ठीक है। इसके बाद क्लास बात करते हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सदाकत आश्रम जो कि पटना दीघा में है, वहाँ पर जो है मूवमेंट का एक सेंटर बना और वहाँ से जो है सारे लोगों ने जो है सेंटर सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। बिहार विद्यापीठ अभी मैंने आपको बताया ये एस्टैब्लिश हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही। राजेंद्र प्रसाद को भी प्रिंसिपल बनाया गया था, बहुत सारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, ठीक है। और पब्लिक स्ट्राइक पटना, पूर्णिया, मुंगेर, हर जगह जो है पब्लिक स्ट्राइक देखी गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है क्लास। इसके बाद क्लास हम इसके कंक्लूजन पार्ट पे जाएंगे। कंक्लूजन पार्ट की अगर बात करें तो कंक्लूजन पार्ट में आप लिखेंगे कि एंड ऑफ द मूवमेंट एंड आउटकम्स ऑफ द मूवमेंट, ये जनरली आप लिख सकते हैं। लाइक इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरा चौरी इंसिडेंट 5 फरवरी 1922, ये एंड ऑफ द मूवमेंट था। इसी के साथ इसके जो आउटकम्स आए वो भी आप लिख सकते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट में। लाइक इट वाज द लीड टू द राइज इन मास नेशनलिज्म, स्ट्रेंथेंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो इतने सारे आउटकम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थे, इसके साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ डायरेक्शन जरूर मिला होगा कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स इन बीपीएससी मेंस एग्जाम। एट फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस introduction part in which you can write introduction. In introduction you can write statement like any quotations of the philosophers or historians. Then you can start with importance of the topic. Then body parts. In body parts you can draw a flow chart with the key highlights of the topic. Then you can add context of Bihar. Then write conclusion with the outcomes or end of the topic. ये हमारा लिखने का तरीका है शॉर्ट नोट्स, ठीक है क्लास। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जस्ट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज आल्सो एन मास पार्टिसिपेंट मूवमेंट, जिसमें कि पूरे कंट्री के मास लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च विथ साबरमती टू दांडी विथ its 78 followers and 240 miles pedestrian march was included in non-civil disobedience movement, ठीक है क्लास। तो एक एक चीज़ों को हम आप इसको डिस्कस करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जनरली आप इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आपके पास कोई कोटेशन हो उसे आप इंट्रोड्यूस करिए, जस्ट लाइक इसमें एक कोटेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। अगर ये कोटेशन आपके पास नहीं है तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक के साथ भी स्टार्ट हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन को इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद क्लास एक फ्लो चार्ट को आप मेंशन करिए अपने बॉडी पार्ट में, की हाइलाइट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके की हाइलाइट्स क्या क्या थे उसको हम लोग देखते हैं। लॉन्च विथ दांडी मार्च, मैंने बताया अभी आपको कि साबरमती से दांडी 240 माइल्स का पेडिस्ट्रियन मार्च गांधी जी ने स्टार्ट करा था। तो वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का की फीचर्स में आएगा। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, गांधी जी ने चूँकि ऑलमोस्ट वायलेंट नहीं बल्कि पूरे नॉन वायलेंट पर, यानी कि जो सविनय अवज्ञा का तरीका था वो उनका पूरी तरह से जो है अहिंसात्मक था। तो उन्होंने नॉन वायलेंट पे फोकस किया था। मास पार्टिसिपेशन, मैंने अभी आपको बताया कि ये काफ़ी मास पार्टिसिपेंट मूवमेंट था जिसमें कि कंट्री के बहुत मास पब्लिक ने पार्टिसिपेट करा था। बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स, जस्ट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें भी ब्रिटिश गुड्स को एक एक करके बाइकॉट किया गया। मेकिंग ऑफ साल्ट नेशन वाइड, पूरे कंट्री में साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सिंबॉलिक फॉर्म में दांडी में साल्ट लॉ को ब्रेक किया नमक बनाकर। उसी तरह से पूरे कंट्री में जहां भी लोगों को मौका मिला उन लोगों ने साल्ट बनाकर लॉ को ब्रेक किया गया। बिहार में मिट्टी से जो है नमक को बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इंपॉर्टेंस एंड रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक एक करके इसको रिप्रेस करना शुरू किया था। तो क्लास ये की फीचर्स है, ये फ्लो चार्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट एंड इवेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नेशन वाइड, क्या क्या चीज़ें हुई थी एक एक करके इस टॉपिक को भी आप मेंशन करिए, ठीक है। लॉयर्स हैड गिव अप देयर प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक एनसीएम, पब्लिक वेयर बाइकॉटेड लॉ कोर्ट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट, लोकल लीडर्स वेयर अवेड फ्रॉम गांधी जी अरेस्ट, इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स फेल। जितने भी इम्पोर्ट्स हो रहे थे फॉरेन आइटम्स के, धीरे एक एक करके वो सारे जो है गिरने लगे। इसके बाद क्लास बात करते हैं इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर लार्जली बाइकॉटेड। ये एक बहुत बड़ा आउटकम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस करवा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया गया था,
ठीक है। नाउ क्लास, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार, मैंने अभी आपको बताया यू हैव टू एड कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार इन पीसीएस आंसर। अगर आप पीसीएस के आंसर में कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार ऐड नहीं करते हैं तो फिर वो आपको पीसीएस का आंसर नहीं, वो यूपीएससी का आंसर हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार में अगर क्लास बात करें तो जो चौकीदारी टैक्स बिहार के बेगूसराय में दिया जा रहा था और भी कुछ जिलों में दिया जा रहा था, उन सभी जगहों पर चौकीदारी टैक्स देने से लोगों ने इनकार कर दिया। ये बिहार में इम्पैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का देखा गया है। जनरली प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा गया है कि चौकीदारी टैक्स जो बिहार में नहीं दिया गया था वो किस मूवमेंट के दौरान हुआ था, तो आंसर होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसी तरह से मेंस में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर एक बार लॉन्ग आंसर पूछा गया है, ठीक है। अगली बार 70 बीपीएससी के मेंस में आपको इसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बिहार के मूवमेंट पे अगर बात करें तो आचार्य कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने काफी पीटा था, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। फायर्स वेयर ओपन इन मोतिहारी, समस्तीपुर एंड दरभंगा, कई जगहों पर गोलियां भी चली। इसे जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्लास कंक्लूजन में इसे आप ऐड करेंगे एंड ऑफ द मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों एंड हुआ, जस्ट फॉर द लॉर्ड इरविन के अप्रोच पर गांधी इरविन पैक्ट के तहत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया गया था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने गांधी और इरविन पैक्ट पर जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की मांग की और साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो पहला फेज था वो खत्म हुआ था। हालांकि दूसरा फेज भी बाद में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें यहां तक ही जानना है, ठीक है क्लास। आई होप कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर अगर कोई आपको शॉर्ट नोट्स पूछे बीपीएससी मेंस की एग्जाम में तो उसे कैसे लिखेंगे ये आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्लास अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन 3 पार्ट्स, 1930, 1931, 1932। 3 पार्ट्स में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसका स्टार्ट आप जो है इसके इंपॉर्टेंस से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस वेर मेट एट इक्वल्स, यानी कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस एक साथ एक टेबल पे डिस्कस करने के लिए बैठे थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही हुआ था। तो अगर आप इसके पूरे शॉर्ट नोट्स को स्ट्रक्चर करते हैं, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में कोई स्टेटमेंट लिखिए, अगर नहीं है आपके पास तो इंपॉर्टेंस से इसकी स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन को। उसके बाद इसके जो है सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक एक करके आप रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखिए, इसके टाइम पीरियड को लिखिए, इसके आउटकम्स को लिखिए, इसके मेजर हाइलाइट्स अगर कुछ हैं तो उसको लिखिए। तो ये आपका बॉडी पार्ट्स हो जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या निकल के आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, क्या उसका आउटकम था, क्या इंपॉर्टेंस था, क्या सिग्निफिकेंस था, कुछ सार अगर आपके पास है तो उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है क्लास। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर इस तरह से एक शॉर्ट नोट्स तैयार होगा। इसमें आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट अगर आप मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो आंसर आपका अट्रैक्टिव दिखता है, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। की पॉइंट्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब क्या क्या की पॉइंट्स था इस पर बात करते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन, तो ब्रिटिशर्स ने पहल की थी कि इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों एक साथ नेगोशिएशन करेंगे एक टेबल पे बैठ के। ये फर्स्ट इसका जो है की हाईलाइट था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे डिप्रेस्ड क्लास हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, सारे लोगों को डाइवर्स ग्रुप्स को जो है इन्वाइट किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंटम, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमनल अवार्ड, इसी में कॉमनल अवार्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अकेले महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। प्रीलोड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो एक्ट बनेगा इसका भी परफॉर्मा यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तैयार हुआ था। फोकस ऑन सोशल जस्टिस, तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड या ज्वाइंट इलेक्ट्रोड पहली बार जो है इंट्रोड्यूस करने का मन बनाया गया था। प्रपोजल BR अम्बेडकर ने यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा था। इस फ्लो चार्ट को आप ऐड करिए। उसके बाद एक एक करके जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मेंशन करिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव का नाम, उसके आउटकम्स को। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मेंशन करिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्योंकि INC के बिहाफ पे महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसके आउटकम्स को मेंशन करिए। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मेंशन करिए, इसके आउटकम्स को मेंशन करिए, रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखिए, तो आपका बॉडी पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्लास कंक्लूजन को 1 लाइन या 2 लाइन में आप खत्म कर सकते हैं विद द आउटकम्स ऑफ, विद द इंपॉर्टेंस ऑफ, विद द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाइक this hence it paved the India's path of independence and complexities of diverse interests। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस यही था, ऑलमोस्ट इसका सिग्निफिकेंस यही था, ठीक है क्लास।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पूना पैक्ट। क्लास, पूना पैक्ट क्यों हुआ था? पूना पैक्ट concluded between B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1932, in which B.R. Ambedkar want a separate electrode for the depressed class। तो इसमें जो B.R. अम्बेडकर थे वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो अब सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग कर रहे थे, गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जो है फास्ट कर दिया इनटू द डेस्क, यानी कि आमरण अनशन इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था इसी पूना पैक्ट में। ठीक है क्लास, तो एक एक करके हम इस पर बात कर रहे हैं कि पूना पैक्ट के बारे में। आप सबसे पहले कोई कोटेशन अगर आपके पास है उसे लिखिए, देन यू कैन राइट विथ इंपॉर्टेंस ऑफ द पूना पैक्ट, देन ड्रॉ ए फ्लो चार्ट लाइक की इंपॉर्टेंस ऑफ पूना पैक्ट, कि पूना पैक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, क्यों पूना पैक्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर की इंपॉर्टेंस की क्लास बात करें तो इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद आप चाहें तो जितने भी पूना पैक्ट से रिलेटेड मेजर पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बॉडी पार्ट भी आपका तैयार होते जाएगा। लाइक एवर्टिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी में ही डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग, B.R. अम्बेडकर का जो मांग था वो हिंदू कम्युनिटी को कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट कर रहा था, यानी तोड़ रहा था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास अंडर ज्वाइंट इलेक्ट्रोड, ये निकल के आया था। हालांकि B.R. अम्बेडकर सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग कर रहे थे, ज्वाइंट इलेक्ट्रोड निकल के आया था पूना पैक्ट में, गांधी जी इस पर तैयार हुए थे। फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस फॉर फ्यूचर, पूना पैक्ट का इंपैक्ट आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी मिलता है, जब डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से जो है रिजर्वेशन की सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इंक्रीज रिजर्वेशन सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास फ्रॉम 71 टू 148, तो जो रिजर्व सीट थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था पूना पैक्ट के बाद। हाईलाइटिंग द कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटी जो उस समय भी सोसाइटी में थी, आज भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, उस कास्ट इनइक्वालिटीज को अगर किसी ने बाहर निकाला था, किसी ने बड़े पैमाने पे लोगों को बताया था, वो पूना पैक्ट ही बताया था। पूना पैक्ट के द्वारा ही बताया गया था B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, एक एक करके की इवेंट्स को पूना पैक्ट का आप मेंशन करिए। ठीक है, फ्लो चार्ट के बाद आप की इवेंट्स को मेंशन करिए, उसके बाद इसका जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मेंशन करिए। इसके बाद इसका जो है समरी, अगर आपके पास पूना पैक्ट का कुछ है तो उसे आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, लाइक इन द पूना पैक्ट वाज पाइवटल मूवमेंट इन बैलेंसिंग द सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल यूनिटी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सोशल जस्टिस प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में डिप्रेस्ड क्लास के लिए पूना पैक्ट के थ्रू ही हाईलाइट हुआ था। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट पे अगर आपको शॉर्ट नोट्स आता है तो इसे इस तरह से स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में इसकी की इंपॉर्टेंस को लिखेंगे, फिर उसके बॉडी पार्ट में आप जो है एक फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद इसके जो है जितने भी मेजर इवेंट्स थे, मेजर इंपॉर्टेंस इवेंट हुए थे पूना पैक्ट में, उसे आप एक एक करके मेंशन करिए, फिर कंक्लूजन में इसके सिग्निफिकेंट आउटकम को लिखिए, और इस तरह से पूना पैक्ट पर एक बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लास हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है जयप्रकाश नारायण, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड टॉपिक इन BPSC मेंस एग्जाम, अ हिस्टोरिकल फिगर फॉर द वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार ऑल्सो एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो। जयप्रकाश नारायण के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें पढ़नी है, जाननी है, इन सारी चीज़ों को आप जो है एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू बता सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके एक एक लाइन, दो दो लाइन करके आप लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर जयप्रकाश नारायण के बारे में तो बहुत कुछ पता है, एक शॉर्ट नोट्स के अंदर सारी चीज़ों को कैसे मेंशन करें? तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो पॉइंट्स बढ़ा के उसकी एक्सप्लेनेशन को घटा सकते हैं। लाइक दिस, जयप्रकाश नारायण के बारे में जब भी पर्सनैलिटी पे आप कोई आंसर लिख रहे हो तो कोई कोटेशन उसके बारे में जरूर लिखिए, जैसे कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जो है जितनी भी चीज़ें उनके इंपॉर्टेंट इवेंट लाइफ की है, और जितना कोई ग्लोरियस लाइन अगर उसके बारे में आपको पता है, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, जैसे कि यहाँ जयप्रकाश नारायण पे है, तो उसकी पर्सनैलिटी के ग्लोरियस लाइन्स के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लास हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके बॉडी पार्ट पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले लाइफ इवेंट्स ऑफ जयप्रकाश नारायण को आप मेंशन करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एजुकेशन कहाँ हुई, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट में कब आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी रहे या नहीं रहे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को इन्हें इस्टेब्लिश किया, ठीक है, किस किस फिलॉसफी से ये इन्फ्लुएंस थे, और जमींदारी को इन्होंने जो है एवोल्यूशन की मांग की थी। ये की इवेंट्स हैं इनके लाइफ के। इसके बाद क्लास हम जयप्रकाश नारायण के अचीवमेंट्स की बात करेंगे। इनके मेजर अचीवमेंट्स में अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी,
विद द हेल्प ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। ये मेजर इवेंट्स है क्विट इंडिया मूवमेंट में। आजाद दस्ता का फॉर्मेशन काफी मेजर इवेंट माना जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देन हजारीबाग जेल ब्रेक, हिस्टोरिकल जेल ब्रेक, जो कि हजारीबाग जेल ब्रेक हुआ था वो दीपावली के दिन 1942 में जयप्रकाश नारायण उनके सारे साथियों ने मिलकर हजारीबाग जेल तोड़ के वहां से निकल गए थे। तो ये एक हिस्टोरिकल जेल ब्रेक था, हिस्टोरिकल इवेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। नेक्स्ट इज भूदान मूवमेंट, यहाँ भी पार्टिसिपेशन है जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ इंदिरा गांधी इन 1974, जयप्रकाश नारायण लॉन्च्ड संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन। तो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने लॉन्च किया था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है, यानी आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी सरकार में जयप्रकाश नारायण का ये रोल है। फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी 1977 में, जनता पार्टी का गठन भी जयप्रकाश नारायण के ही हेल्प से और इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है क्लास, इस तरह से जितने भी उनके मेजर अचीवमेंट्स थे उनको हमने दिखाया। तो बॉडी पार्ट तैयार है हमारा। इसके बाद हम कंक्लूजन में चलते हैं। कंक्लूजन में क्लास हम ये लिख सकते हैं, द अचीवमेंट ऑफ जयप्रकाश नारायण इंस्पायर जनरेशन टू फाइट फॉर डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए फाइट करना अगर किसी ने सिखाया था तो जयप्रकाश नारायण ने सिखाया था, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो, चाहे फिर आजाद भारत में एक तानाशाह सरकार के खिलाफ हो। तो ये जयप्रकाश नारायण का ही बताया गया लेसन है कि हम सबको डेमोक्रेसी के लिए, अपने राइट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए फाइट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो शॉर्ट नोट्स का पार्ट था वो पूरा हुआ। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर मिला होगा कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स इन बीपीएससी मेंस एग्जाम। ठीक है, अब इसके बाद क्लास हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव लॉन्ग आंसर। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे टेस्ट 3 के लॉन्ग आंसर के बारे में। ठीक है क्लास, आवर फर्स्ट लॉन्ग आंसर इज इंडियन नेशनलिज्म एंड देयर ग्रोथ। ठीक है, तो नेशनलिज्म और उसके ग्रोथ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन के की पॉइंट्स को, की हेडिंग्स को देखते हैं पहले, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन तीनों को एक साथ मर्ज करके भी आप लिख सकते हैं आंसर में, नहीं तो फिर अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। बट what would be the right approach to write long answer in BPSC mains? At first, write the intro part. In intro part, you can add a statement or quotation of any philosophers or historians. Then you can write the importance of the topic or definition of the topic. Then after, in body part, you can write the demand of the question. Fulfill the demand of the question. Write in effective language. Use of headings and subheadings are required. Use of flow chart, pie chart, diagram and map are also required. Then answer in points, not in paragraph. बहुत सारे बच्चों की मैंने कॉपी चेक की, वो आंसर्स को काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख रहे हैं। That's the not the right approach. आपको आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है। जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग आंसर में आप करिए। एंड एट लास्ट एड द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट को किसी भी टॉपिक में जरूर ऐड करिए। ठीक है, देन ये बॉडी पार्ट हुआ हमारा। इसके बाद हम कंक्लूजन में अगर आएंगे, कंक्लूजन हमेशा इफेक्टिव लिखिए। साथ ही साथ कंक्लूजन में जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है करंट इवेंट से जोड़ के या किसी भी सॉल्यूशन को ऐड करके आप लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है लॉन्ग आंसर का। इसके बाद क्लास हम पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। आवर लॉन्ग आंसर इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड देयर ट्रेजेक्टरी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। एट फर्स्ट राइट एन इंट्रो, जैसे कि यहाँ एक इंट्रो लिखा हुआ है सलमान रुश्दी का। देन राइट द इम्पोर्टेंस और डिफिनेशन ऑफ द नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म का इंपॉर्टेंस या डिफिनेशन क्या हो सकता है? नेशनलिज्म इज आइडियोलॉजी दैट बिलीव्स इन ए कॉमन कलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस। तो नेशनलिज्म का डिफिनेशन इस तरह से, या अगर आपके पास कोई अदर डिफिनेशन है तो उसे भी आप इंट्रोड्यूस यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद क्लास एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट जितना ज़्यादा यूज करते हैं आप, आंसर आपका उतना ही अट्रैक्टिव दिखता है। इस फ्लो चार्ट में आप अर्ली फेज, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज, चारों फेजेज में क्या क्या की पॉइंट्स थे उसे आप मेंशन करिए। आपके आंसर में पीछे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्लास हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का। इसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस आंसर में लिखा हुआ है।
ठीक है, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसको एक एक करके पॉइंट्स में आप डिफाइन करते चलिए अपने मेंस के आंसर में। लाइक कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, दे वेर इंपीरियलिस्टिक, अनइथिकल, इमोरल, इन नेचर, इनसेंसिबल। ठीक है, तो ये कैरेक्टर था ब्रिटिश रूल का। वो इंडियंस के प्रति जरा भी जो है सेंसिबल नहीं थे। तो कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को प्रोवोक करता है। देन आफ्टर पॉलिटिकल यूनिटी, धीरे धीरे पूरे कंट्री में एक पॉलिटिकल यूनिटी आई, एक राजनीतिक एकता आई, सारे लोग एक छत्र के नीचे आना शुरू हो गए। सभी लोगों के अंदर एक ही बात थी कि अब ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना है। तो ये जो है पॉलिटिकल यूनिटी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनता है। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विद द पॉलिटिकल यूनिटी। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, लगातार कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काम कर रही थी। लोग भी धीरे धीरे उस पर जो है आगे आ रहे थे और उस पर वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रेलवे का इंट्रोड्यूस होना, कहीं ना कहीं बहुत सारे रोड्स का बनना, बहुत सारी जगहों पर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का अलग अलग पॉइंट्स और सेंटर्स बनना, स्टेशंस बनना, ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का डायरेक्ट लोगों को समझ आना और अंग्रेजों की ओरिजिनल नीयत क्या थी ये धीरे धीरे लोग समझने लगे, बिकॉज दे वेयर इंग्लिश एजुकेटेड। और वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेटेड लोग ही जनरली मास मूवमेंट जो हो रहा था उसमें मेन लीडर थे। तो वो सारी बातों को समझ के, इंग्लैंड से पढ़ के, बैरिस्ट्री करके, लॉ करके लोग आए हुए थे, तो वो सारी बातों को समझ रहे थे और धीरे धीरे अंग्रेजों की पोल खुलती जा रही थी। द रोल ऑफ द प्रेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल ऑफ द प्रेस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। रीजन ये है कि दो प्रेस है वो जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे और अंग्रेजों की वास्तविक सच्चाई से लोगों को अवगत करा रहे थे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन सारे लोगों के द्वारा जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चलाया गया था, इसके बाद भी लोगों में नेशनलिज्म की जो है फीलिंग्स धीरे धीरे आने लगी थी। ठीक है क्लास, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। ठीक है, अब धीरे धीरे लोगों में जो है ये बात घर करने लगी थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर सिर्फ इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए जमे हुए हैं। यहाँ के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसे वो इंग्लैंड ले जाना चाह रहे थे। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का पोल जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के कारण खुल गया था। इसके बाद क्लास बात करता है द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझिए ये क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन जजेज एंड यूरोपियन जजेज दोनों को इक्वल राइट्स नहीं थे। जो इंडियन जजेस थे उन्हें कहीं से भी यूरोपियंस जो पब्लिक होती थी उसके किसी भी ग्रीवांसेस को सुनने के, उसके किसी भी मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था 1884 में, और वहीं पर इल्बर्ट बिल के खिलाफ काफ़ी सारे लोग लॉर्ड गवर्नर के खिलाफ ही खड़े हो गए। जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो गवर्नर के खिलाफ खड़े हो गए कि इल्बर्ट बिल कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इंडियंस अगर यूरोपियन की मामले को, ग्रीवांसेस को सुनने लग जाएंगे तो फिर इंडियन जजेज और यूरोपियन जजेज बराबर हो जाएंगे। और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ने यही सोचकर इंट्रोड्यूस किया था कि जज कोई भी हो, चाहे इंडियंस हो चाहे यूरोपियन हो, वो दोनों बराबर होते हैं। और इल्बर्ट बिल को जब वापस लिया गया, लॉर्ड रिपन को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, तो लोगों में एक मास अवेकनिंग आई कि इंडियन जजेज होते हुए भी उन्हें जो है यूरोपियन जजेज के बराबर का कोई भी इक्वालिटी, कोई भी राइट्स बराबर का नहीं था। इसके बाद क्लास बात करते हैं रोल ऑफ इंटरनेशनल इवेंट। इसे भी आप नेशनलिज्म के ही कारण में ऐड कर सकते हैं, लाइक अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार। लगातार ये सारी इंटरनेशनल इवेंट्स भी इंडिया में भी लोगों को लगातार इन्फ्लुएंस कर रही थी। पहले लोग वर्ल्ड में कुछ घटनाओं को नहीं जान पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोगों को सब कुछ पता चलने लग गया था। नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा रीजन था क्लास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन। जो लिटन का एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी सप्रेसिव था। लगातार इंडिया में उस वक्त फैमिन्स हो रहे थे, लगातार अकाल पड़ रही थी, लोग भूखों मर रहे थे, लेकिन ये लेविस दिल्ली दरबार लाखों करोड़ों रुपए के लेविस दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कर रहे थे लॉर्ड रिपन। ठीक है क्लास, काफ़ी हाई टैक्स, फैमिन के वक्त भी काफ़ी हाई टैक्स लगा रखा था लॉर्ड रिपन ने। इसी के साथ साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी कहीं ना कहीं लॉर्ड लिटन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो ये भी नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं ग्रोथ दिलाने में मदद कर रहा था।
इसके बाद क्लास बात करते हैं, एक और पॉइंट है इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लगातार छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हुए एक मास ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन चुका था। ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार बनते जा रहे थे और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को। इसके बाद क्लास बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनलिज्म पर। अब आपने इसके रीजन्स को लिख दिया है, इसके इफेक्ट्स को भी लिख दीजिए, कुछ 1 या 2 या 3 पॉइंट्स में, यहाँ 3 पॉइंट्स में शायद या 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसे आप लिखिए। नेशनलिज्म गेव इंडियन हर फाउंडिंग फादर्स विजन एंड लीडरशिप। अब जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रवाद का उदय होगा, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होगी, तो हमें जो है फाउंडिंग फादर्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इट यूनाइटेड द इंडियंस इनटू द सिंगल यूनिट। यही राष्ट्रवाद था जिन्होंने राष्ट्र का कंसेप्ट यानी कि एक नेशन का कंसेप्ट क्रिएट किया और एक सिंगल नेशन के अंडर सारे लोगों को जो है लाने का काम किया। वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिबरलिज्म इन्फ्लुएंस द सोशल रिफॉर्मर्स एंड मॉडरेट्स। तो नेशनलिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न एजुकेशन भी के कारण भी काफी ज्यादा था। इंडियन नेशनलिज्म इवॉल्व वेरी ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ 200 ईयर्स। इट वाज आल्सो बट स्टडी प्रोसेस। तो ये एक स्टडी प्रोसेस था, मिलियंस मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग गए नेशनलिज्म को पूरी तरह से इंडिया में हावी होने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक एक करके जो है भारत में इंडिपेंडेंस को अगर दिलाने का काम किया था, तो ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म नहीं किया था। बिगेस्ट ड्रॉबैक, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इंडियन नेशनलिज्म के, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट अगर क्रिएट किया था तो ये नेशनलिज्म नहीं किया था। ये राष्ट्र का कंसेप्ट, राष्ट्रवाद का उदय कहीं ना कहीं ये रिफ्ट भी क्रिएट किया था। खैर, इसके बाद आप कंक्लूजन को आप कंक्लूड कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ों को आप बॉडी पार्ट्स में लिखिए, फ्लो चार्ट को ऐड करिए, ठीक है। उसके बाद सारे को पॉइंट्स में आप डील करिए, लॉन्ग आंसर है ये। उसके बाद हम इसे कंक्लूजन पे जाते हैं। It can be said that although some shortcomings did surface with growth of nationalism, it was absolutely a necessary step to guarantee independence. तो यही नेसेसरी स्टेप था जो कि हमें इंडिपेंडेंस गारंटी दिला सकती थी, और ये था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। आई होप ये सवाल जनरली बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्लास हम बात करेंगे अपने अगले लॉन्ग आंसर की। आवर नेक्स्ट लॉन्ग आंसर इज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल के थे, इनके बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में गांधी, नेहरू और टैगोर, इन तीनों में एक पर्सनैलिटी टैगोर भी है। तो टैगोर के बारे में जनरली 1 साल पर या 2 साल पर बीपीएससी मेंस में सवाल बन ही जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ये पर्सनैलिटी पे सवाल है, इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट आप कहीं से भी किसी का रविन्द्रनाथ टैगोर पे जरूर होगा, वो उसे जो है आप पहले मेंशन कीजिए। यहाँ पे W.B. यीट्स का एक कोटेशन मेंशन किया हुआ है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर पर अगर कोई आपके पास ग्लोरियस लाइन है तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्रेटली एडवांसिंग द बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये एक ग्लोरियस लाइन है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग पोजीशन रखते हैं बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक में, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि लिटरेचर एंड म्यूजिक में रविन्द्रनाथ टैगोर किस किस एरिया पे काम करते थे, लाइक पोएट्री, सॉन्ग्स, ड्रामा, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज। इन सारी चीज़ों पर रविन्द्रनाथ टैगोर का कुछ वर्क है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सारे वर्क को एक एक करके हम देखेंगे। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। बांग्लादेश नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। श्रीलंका का नेशनल एंथम वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। तो आप समझ सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। पूरे नेबरिंग स्टेट जो इंडिया के थे ऑलमोस्ट हर जगह इनका म्यूजिक, इनका लिटरेचर पहुंचा हुआ था, ठीक है क्लास। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे इनके सारे। पहले एक नॉवेल्स की बात करते हैं। इनके नॉवेल्स की बात करें तो चौखेर बाली, गोरा, चतुरंगा, घरे बैरे, इन बहुत सारे नॉवेल्स पर इनके मूवीज भी बने हुए हैं, ठीक है। तो नॉवेल्स को एक एक करके आप डिस्क्राइब करिए, उनके एग्जाम्पल्स को लिखिए, उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर आपके पास है तो उसे भी मेंशन करिए। इसके बाद क्लास पोएम्स के बारे में बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ पोएम्स के बारे में बात करें अगर तो निर्झर स्वप्न भंगा ये एक पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर का। मानसी, सोनार तोरी, बलक्का ये सारे जो है पोएम्स हैं। इसके बारे में एक एक करके आप डिस्क्राइब करिए अपने लॉन्ग आंसर में। एक बेहतरीन लॉन्ग आंसर इस तरह से तैयार होते आपको दिखेगा।
शॉर्ट स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज पर भी काम करते थे, लाइक भिखारी, काबुलीवाला। काबुलीवाला काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरीज है इनकी, ठीक है। बचपन में आप किताबों में काबुलीवाला के बारे में जरूर पढ़े होंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ही क्रिएशन है, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरीज के बाद क्लास बात करेंगे हम इनके सॉन्ग्स की। इनके सॉन्ग्स में जनरली दो तरह के म्यूजिक का वो मिश्रण है, यानी मिक्सचर है, लाइक हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड ठुमरी स्टाइल। इन दोनों को कंबाइन करके आप रविन्द्रनाथ संगीत जो है कह सकते हैं। इसे एक फ्लो चार्ट में आप दिखाइए तो काफ़ी अच्छा आपका आंसर दिखेगा, ठीक है क्लास। सॉन्ग्स के बाद इसके सॉन्ग्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अमार सोनार बंगला, जनगण मन सब रविन्द्रनाथ टैगोर का ही कंट्रीब्यूशन है। ड्रामा और प्ले ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, अब इतने ड्रामा और प्ले पर भी बात करेंगे। राजा रानी, चित्रांगदा, सरोत्सव, कल्याण मृगा, नलिन रुद्राचरण, ये सारे जो है इनके ड्रामा और प्लेज हैं, ठीक है। तो काफ़ी रिच इनका जो है लिटरेचर एंड म्यूजिक रहा है, तो लिटरेचर के मामले में काफ़ी रिच थे ये। इसके बाद क्लास हम बात करेंगे एम्पावरमेंट थ्रू लिटरेचर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी राइटिंग से कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में भी काम किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी काम किया, ठीक है। His works aim to foster a sense of dignity and self-respect among the Indians. तो सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको जो है अगर इम्प्रूव करने का काम रविन्द्रनाथ किसी राइटर ने किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था, ठीक है। इसके बाद क्लास एक कंक्लूजन का पार्ट आएगा, लाइक ओवरऑल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इज द पायनियर रिप्रेजेंटेटिव। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है इसे बढ़ाकर लिखेंगे आप। कैरियर ऑफ बंगाली लिटरेचर, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इरा, हिज ट्रांसेंडेंट बॉर्डर, ही कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर, इनके लिटरेचर पर, इनके म्यूजिक पर, इनके ड्रामा पर, इनके पोएम्स पर जो सवाल कुछ भी अगर बनते हैं तो आप इस तरह से एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, जिसमें कि आप फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल से अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है क्लास क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देयर कॉजेज, कोर्स एंड इम्पैक्ट ऑन बिहार। इनके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और तीनों पार्ट्स पर आपको लिखना है अलग अलग करके, लाइक कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कोर्सेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन बिहार ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे आपको लिखना है। जनरली मैंने बहुत सारी कॉपियां चेक की, उस कॉपी में मैंने देखा कि तीनों को अलग अलग करके बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है, कुछ बच्चों ने लिखा है, उसे सबको एक जगह ही मिक्स कर दिया है। तो सेपरेट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाइए और जो डिमांड है क्वेश्चन का उसे फुलफिल करिए। लॉन्ग आंसर लिखने का यही तरीका है। इसे अगर स्टार्ट करेंगे आप तो इंपॉर्टेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट से, या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट का है तो वहां से स्टार्ट करेंगे। कोई कोटेशन अगर है उसे भी आप इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसके क्विट इंडिया मूवमेंट के की हाईलाइट पे बात करेंगे। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले 2 और मूवमेंट जो हुए थे उसे हमने अभी शॉर्ट नोट्स में टेकअप किया है। शॉर्ट नोट्स में हमने अभी कवर किया है उसे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस। क्लास इसके बाद बनता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीसरा मास मूवमेंट था जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते ही नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, यानी कि ये अंतिम मूवमेंट गांधी जी ने ये सोचकर लॉन्च किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी स्लोगन ब्रिटिश क्विट द कंट्री, डू और डाई, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो 1942 में पास हुआ था 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक के मैदान मुंबई में, ठीक है, कांग्रेस सेशन में। इसके बाद क्लास हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद हमने अभी आपको बताया 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, कॉजेज, कोर्स एंड इम्पैक्ट ऑन बिहार। तीनों को अलग अलग करके हम कवर करेंगे। एक फ्लो चार्ट आप बनाइए कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पर, क्या क्या कॉजेज थे इसको एक एक करके मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं। आपको लिखने में समझने में आपको आसानी होगी। द फर्स्ट इज फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल आया था 1940 में, उस पर जो इंडियन लीडर्स थे, जो कांग्रेस लीडर्स थे, वो एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार सेकेंड में इंडियंस का सपोर्ट मांग रहे थे, ठीक है। इसके बदले में वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें नहीं दे रहे थे, इसीलिए क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया था।
फोर्स्ड पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन वर्ल्ड वार। किसी भी नेशनलिस्ट लीडर को, इंडियन लीडर्स को कंसल्ट नहीं किया गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वार में इन्वॉल्व कर दिया था, वर्ल्ड वार सेकेंड में। इस कारण से भी एक मूवमेंट लॉन्च होने की नौबत आ चुकी थी। जापानीज थ्रेट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, जापान जो कि लगातार इन्वेजन कर रहा था, म्यांमार, बर्मा, इन सब जगहों को कब्जा कर चुका था, नॉर्थ ईस्ट पर वो दस्तक दे चुका था, तो अब इंडिया की सिक्योरिटी जरूरी थी, इसके लिए भी एक मूवमेंट का होना जरूरी था। ग्रोइंग नेशनलिज्म, लगातार लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, अपने देश को आज़ाद कराने की भावना बढ़ रही थी, ये भी था क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने के रीजन। ग्रेट लीडरशिप ऑफ गांधी जी ने लगातार दो अलग अलग क्विट नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस दोनों आंदोलन को लॉन्च करके ये बता दिया था कि उनकी लीडरशिप काफ़ी अच्छी है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अटलांटिक चार्टर क्लास ब्रिटेन और यूएस के बीच हुआ था, जिसमें कि उन लोगों ने एग्री किया था कि हम जो है वर्ल्ड वार सेकेंड के ख़त्म होते ही हम जो है सारे उपनिवेश, सारे कॉलोनी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बेनिफिट इंडिया तक एक्सटेंड नहीं किया गया। इस कारण से भी अटलांटिक चार्टर चूंकि फेल हुआ, इस कारण से भी जो है एक मूवमेंट की जरूरत आन पड़ी थी। क्लास एक एक करके हमने सारी चीज़ों को आपको डिस्कस किया। ग्रोइंग नेशनलिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ द अटलांटिक चार्टर, द कोर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब कोर्सेस पे बात करते हैं। इसके कोर्सेस क्या क्या थे? मास अपराइजिंग। कोर्स में अगर बात करें क्लास, तो सारे रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया इंडिया में, कई सारे टेलीग्राफ्स को कट कर दिए गए, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, हर जगह जो पोस्ट ऑफिस थे, जो बैंक्स थे, उन सबको लूट लिया गया। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट काफी वायलेंट भी था, हालांकि गांधी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन ये मूवमेंट नॉन वायलेंट नहीं था, अहिंसात्मक नहीं था, इसमें काफी ज्यादा जो है हिंसा भी हुई थी। तो मास अपराइजिंग। सेकेंड है ब्रिटिश रिप्रेशन। ब्रिटिश का जो सप्रेशन था वो काफी ब्रूटली सप्रेशन था। इसमें जो है काफी सारे लोगों का जो है मास शूटिंग हुई थी, पुलिस शूटिंग, यानी कि कितने लोगों को गोली मार दी गई, मास अरेस्ट हुआ था, हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और जो कांग्रेस लीडर्स थे ऑलमोस्ट सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। ये था कोर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद क्लास बात करेंगे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन बिहार। इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक फ्लो चार्ट देखते हैं हम। इस फ्लो चार्ट में आप देखिए एक्टिविटीज जो हुआ था बिहार में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राजेंद्र प्रसाद अरेस्टेड, राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया था 9 अगस्त को ही, यानी कि जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ उसी दिन सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। सदाकत आश्रम सीज्ड एंड सील्ड। सदाकत आश्रम जो कि मेन सेंटर था कांग्रेस के सारे मूवमेंट के लिए पटना में, उसे जो है सीज कर लिया गया, उसे सील कर दिया गया। 7 स्टूडेंट वेयर मार्टर्ड इन फ्रंट ऑफ द पटना सेक्रेटेरिएट। ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। 11 अगस्त 1942 को जो पटना सेक्रेटेरिएट है उसके सामने तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में 11 स्टूडेंट्स को डीएम आर्चर के आदेश पर गोली मार दी गई, और 7 शहीद के नाम से आज भी उन्हें जानते हैं हम। तो 7 स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं भारत का तिरंगा लिए हुए सेक्रेटेरिएट पे अपना झंडा फहराना चाहते थे, उसे जो है डीएम आर्चर के आदेश पर गोली मार दी गई। ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो कि बिहार में हुआ था। मीटिंग कॉल्ड बाय जगत नारायण लाल इन गांधी मैदान। गांधी मैदान में सारे लोगों को बुलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। होल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर पैरालाइज्ड बाय पीपल। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया गया। रेलवे ट्रैक को उखाड़ दी गई, हर जगह सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए कि कहीं से कोई आ जा नहीं सकता है। हर जगह पुलिस स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो, जगह जगह की बैंक्स हो, हर जगह को लूट लिया गया। ठीक है। रेलवे टेलीग्राफ रोड वेयर ऑब्स्ट्रक्टेड। पैरेलल गवर्नमेंट इन हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ पैरेलल गवर्नमेंट बने थे। अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो सतारा, बलिया, इन सब जगहों पर भी बना था। बिहार की बात करें तो हाजीपुर, हजारीबाग और मुजफ्फरपुर, इन तीनों जगह पर भी पैरेलल गवर्नमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट में बने थे। एक और चीज इंपैक्ट ऑफ बिहार में आप ऐड करेंगे क्लास, वो है आजाद दस्ता। आजाद दस्ता फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण फॉर द गुरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो आजाद दस्ता को नेपाल से कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण ने जो है ऑर्गेनाइज किया, वहीं से उन्होंने जो है पूरी तरह से एक मास ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया आजाद दस्ता का, जिसमें यूथ्स को ट्रेनिंग दी जाती थी गुरिल्ला वारफेयर की, जिसमें हथियार और वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आजाद दस्ता को तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही हजारीबाग जेल को तोड़कर फरार हो गए थे,
और उसके बाद उन्होंने जो है नेपाल में जाकर आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किया था। सेटअप बाय जयप्रकाश नारायण, ट्रेन द यूथ फॉर द गुरिल्ला वारफेयर। इसके बाद क्लास हम बात करेंगे जो भी जनरली आज़ाद दस्ता ने जो भी वर्क किया था उसे एक एक करके आप मेंशन करते चलिए। उसके बाद इसका कंक्लूजन पार्ट आएगा। कंक्लूजन आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन से ऐड करके लिखिए। लाइक हेंस वायसराय लिथगो डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज बाय फॉर द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857 बिकॉज despite the brutal method of suppression the people of country and Bihar showed the unprecedented enthusiasm, courage and struggle in this movement। ठीक है, इतने ब्रूटल रिप्रेशन के बाद भी पब्लिक रुक नहीं रही थी। अब एक ही मोड में सब लोग थे, डू और डाई, करो या मरो। तो ये नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा और क्विट इंडिया मूवमेंट इतने बड़े स्तर पे हुआ कि अब अंग्रेजों को भी लग गया कि अब इंडिया में सस्टेन करना उनके लिए ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्लास, तो एक एक करके हमने 3 लॉन्ग आंसर आपको डिस्कस किया। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिला होगा कि किस तरह से इंट्रो को स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे बॉडी को स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे कंक्लूजन को स्ट्रक्चर किया जाए। इसके बाद क्लास हम आते हैं अपने चौथे लॉन्ग आंसर पर। वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल? भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक ब्लॉट है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी त्रासदी जिसने कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। भारत की विभाजन की इस त्रासदी में लाखों लोग बेमौत मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो काफ़ी गलत तरीके से किया गया। हमारा जो सवाल है पार्टीशन ऑफ इंडिया पे, तो हमें इस सवाल पे ये देखना है कि क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया को अवॉइड किया जा सकता था, क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। इन दोनों ही केसेस को हम देखेंगे। इसके लिए पहले आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक इन ए फ्यू मंथ 10 million were displaced, 2 million were killed in unprecedented tragedy of mass migration and death। ठीक है, इश्तियाक अहमद ने ये लाइन कही थी पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी भारत के इतिहास की। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 इज राइटली कंसिडर्ड एज ए ब्लॉट ऑन इंडियन हिस्ट्री। ये कहीं ना एक बहुत बड़ा धब्बा है जो भारत के इतिहास में लगा था। भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। अब क्लास हम बात करेंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को क्यों अवॉइड नहीं किया जा सकता था। पार्टीशन ऑफ इंडिया को अवॉइड क्यों नहीं किया जा सकता था, आखिर क्या रीजन था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को करना ही था। कुछ रीजंस रहे होंगे, पहले उस पर बात करते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश जो कि लगातार लगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने में और अपने रूल को बरकरार करने के लिए। ठीक है, फेल्योर ऑफ कांग्रेस ब्रिंग मुस्लिम इनटू मेन स्ट्रीम। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में नहीं रही कभी। ठीक है, मुस्लिम्स में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना आ गई थी। इनसिक्योरिटी इन माइंड्स ऑफ मुस्लिम, अभी मैंने आपको बताया कि मुस्लिम्स के मन में कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी आ गई कि अगर आज़ाद भारत होगा तो फिर वो कैसा होगा, क्या ये कांग्रेस लीडर इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुस्लिम के मन में इनसिक्योरिटी थी। ह्यूज स्केल वायलेंस मैस्करे, तो बहुत बड़े स्तर पर हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, इसीलिए पार्टीशन को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हरी टू एग्जिस्ट एंड लीडर्स वेयर टू ईगर टू एंजॉय पावर। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लीडर्स थे वो पावर को एंजॉय करने के लिए काफ़ी बेकरार थे। वो ब्रिटिशर्स को तुरंत हटा के पावर अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। इसलिए भी जो पार्टीशन था उसे हम जो है ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते थे। आफ्टर इलेक्शन आईएनसी लीडर रिफ्यूज टू शेयर पावर विद जिन्ना। जब इलेक्शन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुस्लिम एरिया में काफ़ी सारी सीटें मिल गई, तो उन्होंने जिन्ना के साथ कोई भी पावर शेयर करने से इनकार कर दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया, जिसमें कि भीषण बड़े स्तर पर नरसंहार शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद क्लास हम बात करेंगे, अभी मैंने सारी चीजें जो बताई वही चीजें यहां पर डिस्कस की हुई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे द पार्टीशन कुड बी अवॉइडेड। अब हमने देखा कि पार्टीशन को क्यों अवॉइड नहीं किया जा सकता था। अब हम ये देखते हैं कि पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था कैसे। द फर्स्ट इज कम्युनल ग्रुप्स शुड बी डील्ड स्ट्रिक्टली। जितने भी कम्युनल ग्रुप्स थे, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा हो, इन सब के साथ बहुत कड़ाई से डील होनी थी, तभी जो है कहीं ना कहीं ये पार्टीशन रुक पाता। ठीक है, इसके बाद
गांधी विजन ऑफ यूनिटी, गांधी जी कहीं से भी तैयार नहीं थे पार्टीशन के लिए, तो इनका विजन था पूरे इंडिया को यूनाइट करने का। तो ये भी एक रीजन हो सकता था कि हम लोग जो है कहीं भी पार्टीशन को अवॉइड कर सकते थे। नेक्स्ट इज फेल्योर ऑफ लीडरशिप। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मिशन में जो आइडिया था पार्टीशन का, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जो लीडरशिप थी इंडिया की वो उसे कैच नहीं कर पाई। कैबिनेट मिशन एक अच्छा प्रपोजल था ऑलमोस्ट, तो फेल्योर ऑफ लीडरशिप भी आप इसे मान सकते हैं कि कैबिनेट मिशन में जो प्रपोजल दिया गया था उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई कि क्यों उसे अवॉइड किया जा सकता था, क्यों अवॉइड नहीं किया जा सकता था। इसके बाद क्लास हम बात करेंगे व्यू ऑफ एम.के. गांधी, पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद। इन तीनों की व्यू के बारे में बात करते हैं कि ये लोग पार्टीशन चाहते थे, नहीं चाहते थे, क्या चाहते थे। तो अगर महात्मा गांधी की बात करें, शुरुआत में ये लोग तैयार नहीं थे, महात्मा गांधी तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, ये पूरे इंडिया की यूनिटी पे बात करते थे, लेकिन बहुत बड़े नरसंहार को देखते हुए इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन को। विथ हैवी हार्ट टू स्टॉप मैस्करे ही एडमिटेड द पार्टीशन। ठीक है, तो काफी भारी दिल से इन्होंने स्वीकार किया था महात्मा गांधी ने इस पार्टीशन को। नेक्स्ट इज पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो है वो पार्टीशन के लिए तैयार थे, क्योंकि शुरुआत में हालांकि वो भी पार्टीशन के अगेंस्ट थे, लेकिन वो तैयार हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को अगर यहां से तुरंत विदा करना है तो पार्टीशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट मौलाना आजाद थे। ठीक है, मौलाना आजाद का यही था कि ये इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, पार्टीशन करना ही होगा। ठीक है, ये मौलाना आजाद का यही जो है व्यू था। हालांकि शुरुआत में सभी लोग पार्टीशन के अगेंस्ट थे, लेकिन बाद में सब लोग तैयार हो गए थे। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया पे ये मेंस में आपको लॉन्ग आंसर में आ सकता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर भी काफी अच्छे इसके लिखे हुए हैं आपके मॉडल आंसर में। इसके बाद क्लास इस भीषण त्रासदी के कंक्लूजन को आप लिख देंगे। कंक्लूजन में आप देख सकते हैं एक काफी ब्यूटीफुल लाइन रामचंद्र गुहा का इसमें लिखा हुआ है, लाइक द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का शॉर्ट साइटेडनेस, जिन्नाज एम्बिशन, जिन्ना का हाई एम्बिशन जो था, एंड ब्रिटिश एमोरलिटी एंड सैनिज्म हैड मेड पार्टीशन इनएविटेबल। क्वेश्चन हमारा यही था। तो जिन्ना का एम्बिशन, कांग्रेस लीडर का शॉर्ट साइटेडनेस और ब्रिटिश का रूल, ये कहीं ना कहीं पार्टीशन को इनएविटेबल बना रहा था। ठीक है, तो इस आंसर को इस तरह से आप मेंशन करिए अपने आंसर में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा आइडिया है उसे भी लिखिए, लिखकर हमें दिखाइए। ठीक है क्लास, आई होप कि टेस्ट 3 का ये डिस्कशन अभी पूरा हुआ हमारा। पहले हमने शॉर्ट आंसर डिस्कस किया, फिर हमने लॉन्ग आंसर को डिस्कस किया। आई होप कि आपको इस डिस्कशन के बाद कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर मिला होगा कि हाउ टू राइट अ शॉर्ट नोट्स इन बीपीएससी मेंस एग्जाम, हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर इन बीपीएससी मेंस एग्जाम। ठीक है क्लास, थैंक यू।